नमस्कार। उड़ान आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव और हम यहां अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास के। तो सबसे पहले हमें जानना है कि भारतीय इतिहास का महत्व कितना रहेगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में। जैसे कि हमें देखना है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा पर ध्यान देना है। याद रखिएगा, आयोग ने एक पद प्राप्त करने हैं तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। इसमें पहला पद होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण होगा साक्षात्कार। हर चरण में कहीं ना कहीं आपको भारतीय इतिहास दिखाई देगा। अब याद रखिएगा, भारतीय इतिहास हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पर। भारतीय इतिहास पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि सभी चीजों को एक साथ समझना, क्योंकि इतिहास ही सभी सब विषयों की जननी है। हमने कहा यहाँ पर इतिहास सभी विषयों की जननी है। ये किस प्रकार का है कि अगर आपको अर्थव्यवस्था को समझना होगा तो इतिहास में ही जाकर समझना होगा कि पहले कैसे आर्थिक व्यवस्था थी, फिर उसके बाद कैसे हुई। क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम उनको बांटकर पढ़ेंगे। राजनैतिक इतिहास पढ़ना होगा, आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं, फिर सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सांस्कृतिक महत्व पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं सारे के सारे विषय जो है इतिहास से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको इतिहास पढ़ना महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि आज भी क्या है, हर एक पाठ्यक्रम में आपको इतिहास दिखाई पड़ते हैं। उसके पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आज के समय को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को देखना ही पड़ता है। तो देखिएगा, मुख्य परीक्षा में इतिहास का कितना महत्व है। तो पहले जानना होगा महत्व, फिर देखेंगे इसके अंकों का वितरण, अंकों और प्रश्नों का वितरण कैसा है। फिर हम जाएंगे यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें कैसे इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना होगा, कैसे इन चीजों को समझना होगा। क्योंकि इतिहास पढ़ने की चीज नहीं है, इतिहास समझने की चीज है, याद रखिएगा। तो आपको सोच लेकर आनी है इतिहास को समझने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, परीक्षा देने के लिए जाएंगे और वहां पर ऐसे पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं आया, वहां पर आपको ऐसे प्रश्न आ गए जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो जरूरत है कि आप एग्जाम के बाहर, एग्जाम में बैठने से पहले इतना आप सोच विचार कर चुके हो उस इतिहास के पीछे कि आपको उस समय सोचना ना पड़े, आपके आंसर सीधे लिख जाए। जैसे उदाहरणार्थ मैं बता दूं कि हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक या कहें पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। दूसरा पानीपत का युद्ध किन परिस्थितियों में, किन के बीच हुआ, किन परिणाम क्यों है। फिर उसके बाद देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ, परिणाम क्या हुआ, महत्व क्या है। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि पानीपत का युद्ध जो है, वो जो इतने विशाल विशाल युद्ध है, वो पानीपत में ही क्यों लड़े गए, क्या रीजन था उसका। क्या पता आपको कल एग्जाम में आपको यही प्रश्न पूछ दिया जाए। तो आपको वो सोच लेकर आनी पड़ेगी कि हमको एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम उसका उत्तर कैसे लिखें। तो हम आपको यहाँ पर हर एक तथ्य को बताते हुए उसका विश्लेषणात्मक आपको अध्ययन कराएंगे और उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रारंभ करते हैं हम कि मुख्य परीक्षा में इतिहास का कितना महत्व है। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप किसी विषय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय इतिहास। हमें यहाँ पर केवल भारतीय इतिहास पर चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका विश्व इतिहास नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा, इतिहास में आपको बताना है कि इसका महत्व क्या है, इतिहास कितना वेटेज रखता है आपके परीक्षा में। तो आपको पता होगा, जैसे हम देखें कि प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको मिलते हैं लगभग 10 प्रश्न। मैंने कहा लगभग, एवरेज औसतन अगर देखा जाए तो लगभग आपको 10 प्रश्न मिनिमम अगर देखा जाए पिछले 2012 से लेकर 2018 तक के एग्जामों में, परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में, तो आपको मिनिमम 8 प्रश्न और मैक्सिमम 14 प्रश्न तक मिले हैं। तो उस आधार पर हमने औसत यहाँ पर निकाला है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये कि 200 नंबर में आपको 20 प्रश्न, तो 20 अंक के प्रश्न तो आपको इतिहास से दिखाई देते हैं। अर्थात बहुत महत्व है इतिहास का हमारे परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में। और कहीं रही बात मुख्य परीक्षा की, तो बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो आपको पता चलता है मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 3 या कहें सामान्य अध्ययन, याद रखिएगा मैंने कहा सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 1 का भाग 1 होता है आपका इतिहास। और चर्चा करें, भाग 2 में आता है लोक प्रशासन व संविधान। भाग 3 रहेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब यहां पर आप देखिएगा, जब आप इतिहास पर नजर डालें
तो आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। मतलब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनका अध्ययन करेंगे। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? भारतीय इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों को दोहराना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। और कह रही बात संविधान की, तो जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आते हैं और कुछ संवैधानिक सुधार होते हैं तो उनकी भी पृष्ठभूमि कहाँ पर बनती दिखाई देती है? इतिहास में ही। और रही बात छत्तीसगढ़ के इतिहास की, तो जैसी परिस्थितियां आपको भारत में दिखाई देती हैं वैसी ही परिस्थितियां आपको छत्तीसगढ़ में होते हुए दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि पूरे प्रश्न पत्र पर किसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? आपके भारतीय इतिहास का। तो यहां पर भारतीय इतिहास प्रत्यक्ष रूप से 75 अंक का पूछा जाता है, वही लोक प्रशासन और संविधान 50 अंक के, और छत्तीसगढ़ का इतिहास भी 75 अंक में होगा। प्रत्यक्ष रूप से अगर यहां पर हम इतिहास को देखते हैं तो 75 अंक, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो अगर ये 50 और ये 75 नंबर भी हम मिला दें तो लगभग, अगर इससे थोड़े थोड़े प्रश्न भी हमें मुख्य इतिहास से जुड़ता हुआ दिखाई दे तो आप लगभग 120 अंक यहां पर मान सकते हैं, केवल पेपर नंबर 3 में, या कहें समान अध्ययन के पेपर नंबर 1 में। और अगर बात की जाए तो आगे भी आपको क्या पढ़ना है? आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। ये भी आपको कहां पर, इसकी पृष्ठभूमि भी कहां पर बनती हुई दिखाई देती है? इतिहास में। जैसे कि आपको पढ़ना है कृषि का वाणिज्यिकरण क्या होता है, फिर हमारे भारत में कैसी परंपरा रही, कैसी आर्थिक दृष्टि थी, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या? समाजशास्त्र। आगे जब हमें समाजशास्त्र पढ़ना है तो सामाजिक प्राणी कब बनेगा मनुष्य? इतिहास के पन्नों पर ही हम देखेंगे जाकर। जैसे कि आप जानेंगे जब मध्य पाषाण युग चालू होता है तब मनुष्य समुदाय में रहना प्रारंभ करता है और वहीं से मनुष्य में सामाजिक प्राणी बनने का विकास होता है। हम बात कर रहे थे भूगोल की, तो भूगोल में भी आपको क्या पढ़ना होगा? भूगोल का ऐतिहासिक पृष्ठ पढ़ना होगा कि कैसे, किन परिस्थितियों में व्यापार होता था, कृषि होती थी, व्यापार वाणिज्य कैसे फला फूला, वो सब के सब आपको इतिहास में दिखाई देगा। क्यों जनसंख्या कहीं पर ज्यादा है, क्यों वहां का एरिया ज्यादा है? क्योंकि वहां पर व्यापार होता था, वहां की प्राकृतिक स्थिति वैसी थी, प्राकृतिक संसाधन थे, इस कारण वहां पर व्यापार हुआ, बड़े बड़े साम्राज्य बने। वो सब के सब कहीं ना कहीं से आप जानेंगे कि इतिहास जो है, आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, फिर भूगोल, कहीं ना कहीं ये सब के सब आपस में जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। अब देखते हैं, हमने जाना कि हाँ, इतिहास हमारे लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उस गौरवपूर्ण पद पर पहुंचना है जो हमें राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिलने वाला है, तो इतिहास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तक मैंने बताया आपको प्रारंभिक चरण, मुख्य चरण और साक्षात्कार। यदि आपसे इतिहास से संबंधित साक्षात्कार में प्रश्न पूछ लिए गए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसके उत्तर देना। यदि आपका नाम ऐतिहासिक व्यक्ति से किसी से जुड़ा हुआ हो, अशोक, अकबर, अगर ऐसे नाम से आप संबंधित हो तो आपको निश्चित रूप से ही ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इतिहास से संबंधित। तो आप ऐसे प्रश्नों का आप तैयार रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं, इतिहास में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम देखेंगे अंकों का विवरण और प्रश्नों का विवरण कैसा है। फिर हम चलेंगे इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिएगा, अंकों के विवरण में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अंकों का विवरण और प्रश्नों का विवरण में हमें कुल मिलने वाले हैं 22 प्रश्न मिलने वाले हैं। हमें कुल 22 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनके अंक कितने होंगे? कुल अंक 75 अंकों के होंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंकों के, अगर उनके प्रश्न अंक देखे जाएं तो वो कितने होंगे? 16 अंक के। वही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक वाले, तो कुल कितने हुए? 20। 3 प्रश्न पूछने जाएंगे 8 अंक वाले, और वो कितने होंगे? 24। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक वाले, जिसमें से हमें केवल एक को ही अटेम्प्ट करना है, एक का ही उत्तर लिखना है, तो वो 15 अंक। तो कुल मिलाकर आपके हो जाते हैं 75 अंक। अगर हम पिछले बार के या एक विवरण रूप में लिखें तो हमें कौन से भाग से कितना प्रश्न अगर आ सकता है उन पर नजर डालें तो ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत से हम देख सकते हैं 8 प्रश्न हैं, तो 3 प्रश्न प्राचीन भारत से, 3 प्रश्न आधुनिक भारत से और 2 प्रश्न मध्य भारत से। जैसे कि 2 अंक वाले आप देखिएगा, पिछले साल 2018 में प्रश्न पत्र या कहें आपके अंक का विवरण बदला है। आपका सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पाठ्यक्रम में जो आपका सिलेबस है वो काफी ज्यादा विस्तृत हो गया है। जो पहले मध्य भारत का इतिहास नहीं पूछता था वो विस्तृत रूप से जुड़ चुका है। उसमें हमको गहन अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। तो साथ बने रहिएगा, हम एक एक पहलू पर ध्यान देते हुए, एक एक तथ्य और विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, अगर
उन पर जो अंकों का विवरण और प्रश्नों का अगर देखें, प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा 3 प्रश्न जो है 2 नंबर के वो प्राचीन भारत से, 2 प्रश्न मध्य भारत से और 3 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जा सकते हैं। वही 2 प्रश्न 4 नंबर वालों प्रश्नों की बात करें तो आपको 2 प्रश्न प्राचीन से, 1 प्रश्न मध्य से और 2 प्रश्न आपको कहां से दिखाई पड़ेंगे? आधुनिक भारत से। फिर उसके बाद 3 प्रश्न जो हमें 8 अंक वाले पूछे जाने हैं वो एक प्राचीन से, एक मध्य से, एक आधुनिक से पूछे जाने हैं। वही बात करें अगर आधुनिक 15 नंबर वाले 15 अंक वाले प्रश्नों की, तो आप देखते हैं क्या कि एक प्रश्न जो पिछले 2018 में पूछा गया है हम उस पर आधारित बता रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया प्राचीन भारत से और दूसरा प्रश्न पूछा गया आधुनिक भारत से। लेकिन ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये 15 अंक वाले प्रश्न कहां से आएंगे। हो सकता है ये प्रश्न आपको यहां से भी पूछा जाए, तो हमें वैसे ही तैयारी करनी है। अब देखिएगा ये जो प्रश्न होते हैं ये 2 अंक वाले आपके पूर्ण रूप से 2 अंक और 4 अंक वाले जो है पूर्ण रूप से तथ्यात्मक पर आधारित रहेंगे। यहां पर आपको शब्द सीमा रहेगी 30 शब्द, यहां पर शब्द सीमा रहती है 60 शब्द। तो देखिएगा कुछ तथ्यात्मकता के आधार पर आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, लेकिन आपको विश्लेषणात्मक उत्तर भी लिखने होंगे। जैसे यहां पर 100 शब्द में आपको 8 नंबरों के प्रश्न लिखने होंगे, उत्तर लिखने होंगे, और आपको 175 शब्द 175 शब्द में 15 अंकों के उत्तर लिखने होंगे। तो यहां पर आपको तथ्यात्मक अध्ययन आपको जरूरत पड़ेगी और यहां पर आपको विश्लेषणात्मक उत्तर लेखन आपको प्रारंभ करना होगा, उत्तर लिखना होगा। अब बात करें 2018 की, 2018 में मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की, तो देखिएगा कि 5 प्रश्नों में से 2 अंक के प्रश्न हैं वो तो जैसे हमने लिखे वैसे आए हैं, लेकिन अगर बात करें 4 अंकों के प्रश्नों की तो 5 प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन जिसमें से 4 प्रश्न आपके आधुनिक भारत से ही आ गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आधुनिक भारत पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? फोकस करना है, उसका ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना है। वही बात करें 8 नंबर वाले प्रश्नों की, तो यहां पर हमने कहा कि 3-3 प्रश्न आ सकते हैं। मैंने बोला कि आ सकते हैं जैसा सिलेबस निर्धारित है, लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किस भाग से कितना प्रश्न आएगा। तो यहां पर देखिएगा बीते वर्ष 2018 की मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न 8 नंबर वाले आपको आधुनिक भारत से ही पूछ लिए गए और एक प्रश्न पूछा है आधुनिक भारत से 15 अंक वाले में और एक प्रश्न पूछा है कहां से? प्राचीन भारत से। तो यहां पर हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि किस भाग से कितना प्रश्न हमको मिलने वाला है। एक हमने अंदाजा लगाया था एग्जाम से पूर्व कि ऐसे प्रश्न, लेकिन एग्जाम होने के बाद हमें पता चलते हैं क्या कि आधुनिक भारत को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न। चूंकि यह द्वितीय वर्ष होगा 2019 में मुख्य परीक्षा में, तो हम निश्चित तौर पर भी अभी भी नहीं कह सकते कि किस भाग से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर अध्याय का गहन अध्ययन करना होगा और हमें ऐसी पुस्तकों का चयन करना होगा जो सारे के सारे आपके विषय वस्तु को कंप्लीट करे, पूर्ण करे और आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाए। तो अगर पुस्तकों की मैं बात करूं कि आपको कौन कौन से पुस्तक लेने हैं इनको कवर करने के लिए, इनका पूर्ण अध्ययन करने के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 राइटरों की बात करूंगा। अगर आप उन राइटरों की बुक अगर पढ़ते हैं तो आपको किसी भी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और बुक का चयन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये 2 बुक आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है इसको पढ़ते हुए। तो ध्यान दीजिएगा मैं आपको 2 बुक्स के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ, 3 बुक्स के नाम आपको बता रहा हूँ, आपको उन्हीं का अध्ययन करना है। प्राचीन भारत के लिए आप पढ़िएगा राम शरण शर्मा की बुक। वही बात करते हैं मध्य भारत के इतिहास के लिए। देखिए मध्य भारत के इतिहास के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, आपको जो मर्जी है आप वो पढ़ सकते हैं। दोनों के दोनों बुक गवर्नमेंट के हैं, दोनों बुक ऑथेंटिक हैं। जैसे एक बुक की मैं अगर बात करूं तो आपने वो सुना होगा NIOS, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। मध्य भारत पढ़ने के लिए इससे बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलेगी। दूसरा बुक अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं बिपिन चंद्रा जी की बुक उठा सकते हैं, ये भी आपका मान्य बुक है। इससे भी आपके पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। चूंकि इस साल आपका सिलेबस चेंज हो चुका है 2018 के बाद और मध्य भारत से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अगर इन आधार बुक को आप अपने साथ रखें, इन्हीं से आप अध्ययन करें, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और बुक की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा
कि आपको भाषा, जो हम क्या करते हैं मेंस लिखने के लिए जो हमको भाषा की जरूरत पड़ती है, जो शब्द चाहिए होते हैं, शब्द चयन, वो सब के सब इसमें मिलते हैं। तो आप अगर इनको एक बार रीड करेंगे तो आपको वैसे शब्द आ जाएंगे जो इतिहास को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, जो इतिहास लिखने में और ज्यादा, पढ़ने में वो हमको क्या लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो शब्द भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको वर्ड फॉर्मेशन, शब्द जमाने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे के वैसे ही आंसर मिलेगा। वही बात करें आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के लिए भी आप एक ही बुक उठाइएगा और वो है बिपिन चंद्र जी की। अगर इन बुक के माध्यम से देखिएगा, मैं चाहूंगा कि पहले क्या करिए, पहले इनका ना केवल इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इंडेक्स, जहां पर पूरा विषय वस्तु मतलब पूरा लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक है, आप केवल उनको देखिएगा और फिर उसके बाद जाइए जो बीते वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक जितने बार भी मेंस के एग्जाम हुए हैं, मुख्य परीक्षा हुआ है, अगर आप उनके प्रश्नों को देखें, खासकर मैं बात कर रहा हूं आधुनिक भारत की, जिसके हमें आंसर क्या मिलते हैं, ब्रॉड एरिया में मिलते हैं, मतलब उनके जो प्रश्न रहते हैं वो क्या रहते हैं, अलग एनालिटिकल लेवल के रहते हैं, विश्लेषणात्मक वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उनके आंसर आपको बिपिन चंद्र में मिल जाएंगे। और देखिएगा वहां पर क्या है, टॉपिक टॉपिक साथ ही साथ पढ़ते जाइएगा, जैसा उसमें दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़िएगा, टॉपिक को, हेडिंग्स को पढ़िएगा और आप एक बार क्वेश्चन देख के आइएगा। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बिपिन चंद्र से मिल जाएंगे। तो अगर मैं कहूं आपको, अगर इतिहास को बहुत अच्छा करना है, अच्छे से नंबर लाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको इतिहास में ज्यादा नंबर गेन करना है, तो मैंने बताया था क्या आपको कि आपको 120 नंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं इतिहास में। कैसे कि मैंने कहा इतिहास प्रत्यक्ष रूप से आपको 75 नंबर तो दिलाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखो, संविधान भी आपका है, संविधान में भी आप क्या पढ़ते हो, संवैधानिक विकास पढ़ते हो, आया कैसे, वो सब की सब जानकारी कहाँ मिलेगी, संविधान से। तो संविधान कहीं ना कहीं इतिहास का एक पार्ट है। और जो छत्तीसगढ़ के इतिहास है उसका मोर देन 75% हिस्सा जो है मुख्य इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, प्राचीन भारत में और आधुनिक भारत में तो पूरा का पूरा। तो आपको अगर 120 नंबर तक के आपको अर्जित करना है आपको अपने परीक्षा में, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इन 3 बुक का चयन करिए, ये आधार बुक, इन्हीं को आधार बुक बनाइएगा। इसके पश्चात क्या देखते हैं, आप पूरा का पूरा इतिहास को अच्छे से समग्र रूप से इतिहास को समझ पाएंगे, जिसके पश्चात कभी भी आपको इतिहास पढ़ने समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। देखिए, इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास को जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो देखिए आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। एक होगा आपका राजनीतिक इतिहास, दूसरा होगा आर्थिक इतिहास, तीसरा हमें अध्ययन करना है सामाजिक इतिहास, और फिर उसके बाद नजर डालेंगे कहां, सांस्कृतिक इतिहास पे। अब देखिए, राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है पढ़ना। एक होता है शासक विशेष, मतलब आपको शासक के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, ठीक। फिर दूसरा देखना है आपको क्या, इनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, और सबसे महत्वपूर्ण इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। जैसे अगर बात करें मौर्य काल की, हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, अशोक, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए। उनके द्वारा कौन सा युद्ध किया, जैसे अशोक के कलिंग युद्ध कितना महत्वपूर्ण है आपको पता ही है ना। फिर उसके बाद प्रशासन, जैसे हम इसके प्रशासन के बारे में जाएंगे तो आपको क्या पता चलता है, इनका जो प्रशासन था केंद्रीकृत था, है ना। अध्यक्ष और क्या थे, तीर्थ के रूप में बटे हुए थे इनका प्रशासन के जो अधिकारी थे। तो ये फिर इनके बारे में यहीं पर हम देखेंगे, चाणक्य की नीति क्या थी, चाणक्य ने प्रशासन हेतु क्या कहा था, फिर मेगास्थनीज ने प्रशासन के बारे में क्या कहा था, उनमें तुलना करेंगे। फिर उसके बाद कहें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आर्थिक स्थिति में आपको क्या देखना है, इनका कृषि कैसा था, इस समय का पशुपालन कैसा था, व्यापार कैसा था यहाँ का। फिर मुद्रा देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की मुद्रा चलती थी, किन प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगर हम जाते हैं सामाजिक इतिहास में, तो सामाजिक इतिहास में देखिएगा आपको क्या देखना है, सामाजिक विभाजन, क्या देखना है, सामाजिक विभाजन बोल सकते हैं इसे क्या, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी। फिर देखते हैं महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति थी, कुछ कोई प्रथा प्रचलित थी क्या, जैसे क्या था, दास प्रथा। आपको पता होगा कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे आपको पढ़ना है। जैसे एक उदाहरण दे दें कि बीते वर्ष 2018 के मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर कालीन महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करें 4 मार्क्स में। तो देखिए अगर आप ऐसा पढ़ते रहेंगे, हर एक पहलू को ध्यान देते हुए, तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा सांस्कृतिक इतिहास में आपको क्या क्या ध्यान देना है। सांस्कृतिक इतिहास में आपको देखना है कला, सांस्कृतिक इतिहास में आपको देखना है कला,
दूसरा देखना रहेगा आपको धर्म, फिर देखेंगे साहित्य, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। अब देखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहां पर कला में आप सिर्फ कला, किसको कला कहेंगे, तो यहां पर देखिएगा कला में हम जाके देखेंगे स्थापत्य कैसा था यहाँ पर, फिर उसके बाद नजर डालेंगे यहाँ पर मूर्ति कला कैसे थी, मूर्ति कैसे बनती थी, फिर देखेंगे चित्रकला, किस प्रकार की चित्रकला का उल्लेख होता था, कैसे चित्रकला होती थी, फिर उसके बाद देखेंगे अन्य। अब अन्य में क्या था, अन्य में जब आगे बढ़ेंगे तो इस समय संगीत का माध्यम क्या था, संगीत कैसे होता था, नृत्य शैली कैसे थी, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे संगीत और चित्रकला की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कहां से प्रारंभ होता है, आपके दिल्ली सल्तनत से चालू हो जाता है, वहां पर संगीत का माध्यम देखेंगे आप, वहां पर आमिर खुसरो का नाम पढ़ेंगे। वही चित्रकला जो है वो कहां पर देखेंगे आप, मुगल काल में देखेंगे। जो उत्कृष्ट समय किनका माना जाता है, जहांगीर का समय चित्रकला में उत्कृष्ट माना जाता है ना। स्थापत्य कला भी हम इस समय से देखते हैं, प्राचीन भारत से स्थापत्य कला चालू हो जाती है। मूर्ति कला जो गंधार शैली है, जो किनके आने के बाद, कुषाणों के आने के बाद प्रारंभ होती है। तो ऐसे विस्तृत रूप से आपको क्या करना है, इतिहास का अध्ययन करना है। तो देखिएगा, तो आप इतिहास का केवल इतिहास में राजाओं के बारे में नहीं पढ़ते, शासकों के बारे में नहीं पढ़ते, आप क्या करते हैं, उनके प्रशासन का अध्ययन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, सामाजिक स्थिति और उनकी सांस्कृतिक इतिहास का भी आप अध्ययन करते हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको क्या दिखाई देता है कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो किसका भाग है, आपके इतिहास का। तभी तो आप देखते हैं कि इतिहास में आप जानते हैं, आप देखते हैं क्या कि मुख्य परीक्षा में भी आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, वो किसका भाग है, इतिहास का भाग है। इतिहास को पढ़ते हुए भी क्या करना है आपको, सांस्कृतिक इतिहास का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आप ऐसा रूपरेखा बना लीजिएगा, किसी भी पॉइंट को आप पढ़ें, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें इतिहास में, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर मौर्य का एग्जाम्पल दिया था, आगे जाके आप गुप्तास का भी पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य का भी ऐसा ही विवरण करेंगे। तो देखिएगा ऐसे अध्ययन करने के बाद अब सोचिएगा, मैं बोल रहा था आपको कि आपको क्या करना है, सोच लेकर आना है इतिहास में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि मौर्य प्रशासन कैसा था उल्लेख करें, उनकी आर्थिक स्थिति, ऐसे ही गुप्त का पूछ दे, गुप्त की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, गुप्त काल में सामाजिक दशा का वर्णन करें। लेकिन क्या पता आपको कल एग्जाम में आपको यह दिखाई दे कि गुप्त और मौर्यकालीन प्रशासनिक स्थिति का उल्लेख करें या उनका अंतर दिखाएं, किस प्रकार क्या था, अलग था। फिर यही प्रश्न पूछ दे कि क्या कारण था कि मौर्य काल में सांस्कृतिक इतिहास उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाया था जितना कहां कर पाया, गुप्त काल में। कभी आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ दे तो आप पढ़ते पढ़ते ऐसे पॉइंट ढूंढिएगा अपने उत्तर में, ऐसे पॉइंट लिखिएगा कि किस प्रकार ये भिन्न है। क्योंकि प्राचीन भारत में अगर देखते हैं तो दो ही साम्राज्य ऐसे होते हैं जो क्या थे, विस्तृत रूप से फैले हुए थे भारत में। कौन कौन सा, मुख्य मौर्य और दूसरा गुप्त साम्राज्य। तो अब देखिएगा इतना तो हमने पढ़ लिया कि हमको ऐसे इन चीजों पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको फैला देंगे, उनमें कौन कौन से तत्व और निकल के आ सकते हैं वो देखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपको कुछ तथ्य लेकर चलने हैं और कुछ सोच क्या करनी है, आपके अंदर से आनी चाहिए, तब आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे अपने उत्तर में लिख भी पाएंगे। समय के साथ हम क्या करेंगे, पहले तो आंसर राइटिंग हम शुरू दिन से ही प्रारंभ करेंगे, पहले दिन से ही आंसर राइटिंग प्रारंभ कर देंगे, उत्तर लेखन की शैली हम प्रारंभ कर देंगे। धीरे धीरे उस पर क्या लाएंगे, कलात्मकता लेकर आएंगे और धीरे धीरे हम अपने उत्तर लेखन शैली को क्या करेंगे, उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिएगा इतिहास पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांट के पढ़ा जाता है। तो देखिएगा इतिहास की जानकारी हेतु, किसी भी समय के इतिहास को जानने हेतु दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। इन आधारों पर ही हमने भारतीय इतिहास को क्या किया है, अलग अलग भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब देखिएगा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं कि वह स्थान, इतिहास का वह समय, मैं बस बोल रहा हूं आप सुनिएगा, इतिहास का वह समय जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो मैंने यहां पर एक आपको उत्तर भी लिखा दिया, समझ रहे हैं आप, है ना। प्रागैतिहासिक काल, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं तो आप एक सरल भाषा में अपना आंसर लिखेंगे, इतिहास का वह समय जहां से केवल
पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन कहते हैं, इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहां पर हमने क्या कहा, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इतिहास का वह समय जहां से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं किस पर, ऐतिहासिक काल की। तो देखिएगा, इतिहास का ऐसा समय है जहां पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और इन लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। तो इस आधार पर हम क्या कहें कि हमारा इतिहास क्या होता है। अगर किसी भी समय के इतिहास को आपको बताने के लिए कहा जाए तो आप सरलता से इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इतिहास प्रारंभ करना है। अब आगे बढ़ते हुए मैं ये बता दूं कि हम पहले ही क्लास से क्या करेंगे, उत्तर लेखन की कला चालू करेंगे, उत्तर लेखन आपका प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा, पहला टॉपिक हमारा होगा इतिहास का, वो होगा प्रागैतिहासिक काल। तो अगली क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल से ही चालू करेंगे। इस क्लास में मुझे बस ये बताना था कि इतिहास को आपको कैसे पढ़ना है, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। उत्तर लेखन की कला एक दिन में नहीं आने वाली, आपको क्या करना है, धीरे धीरे सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आपको लिखना प्रारंभ करना है और आगे चलकर अपने उत्तर लेखन में कलात्मकता लेके आने हैं। ऐसे शब्द चयन अच्छे से करना होगा। तो देखिएगा, यहाँ तक की क्लास में मैंने ये सब बता दिया है अभी। तो अगली क्लास में मिलेंगे और पहला टॉपिक हमारा होगा क्या, प्रागैतिहासिक काल। तो अब तक के लिए नमस्कार।